नमस्कार। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड बॉटनी थर्ड के बेसिक बॉडी प्लान ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो टॉपिक चल रहा था उसमें शूट सिस्टम या परोह तंत्र का अध्ययन करेंगे। तो आपको पता है कि शूट क्या है। शूट पादप का एरियल पार्ट या पादप का वायवीय भाग है। दूसरा इसमें आपको ध्यान रखना है कि शूट का निर्माण बीज में जो प्लूम्यूल है जिसको प्रांकुर कहते हैं, प्रांकुर से इसका निर्माण हो रहा है। अब इस वायवीय भाग में क्या क्या आएंगे? इसमें स्टेम हो सकता है, तना, इसकी शाखाएं यानी ब्रांचेस, इसके साथ विभिन्न प्रकार के अपेंडेजेस या उपांग सम्मिलित है। ये सब मिलकर के परोह तंत्र या शूट सिस्टम का निर्माण करेंगे। आपको पता है कि शूट सिस्टम में सबसे पहले स्टेम या तना। अब तना क्या काम कर सकता है या क्या काम करता है सामान्यतया? तो सामान्यतया तना ये पादप को सपोर्ट या सहारा प्रदान करने का कार्य करता है। नंबर 2, तना पत्तियों का धारण करता है। नंबर 3, यह संवहन या कंडक्शन का कार्य करता है। संवहन किसका? संवहन ये जल एवं खनिज लवण और दूसरा ये संबंध है वो फोटोसिंथेट्स इसको कहते हैं भोज्य पदार्थ जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा निर्मित होते हैं। इनका कंडक्शन किसके द्वारा होगा? स्टेम के द्वारा होगा। स्टेम इरेक्ट हो सकता है यानी ऊर्ध्व, स्टेम प्रोस्ट्रेट हो सकता है, शयान हो सकता है। तना ब्रांच्ड हो सकता है, शाखित। तना अनब्रांच्ड यानी अशाखित हो सकता है। तना हर्बेसियस यानी शाकीय हो सकता है। तना वुडी या काष्ठीय हो सकता है। सामान्यतः तना अप्रकाश संश्लेषी नॉन फोटोसिंथेटिक, परंतु कुछ पादपों में तना मॉडिफाइड या रूपांतरित होकर के प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी करता है। इसके अलावा तना विभिन्न प्रकार के कार्य जैसे भोजन संग्रहण है, आरोहण है, इत्यादि कार्यों के लिए मॉडिफाइड या रूपांतरित होता है। सामान्यतः तना एरियल है। सामान्यतः तना वायवीय है, परंतु कई रूपांतरित तने वो भूमिगत या अंडरग्राउंड होते हैं। कई तने अंडरग्राउंड या भूमिगत होते हैं। जैसे आलू है, ये एक भूमिगत रूपांतरित तना है। अब आपको आगे इस तने के सामान्य लक्षण ध्यान रखना है संक्षेप में। तो लक्षण में पहला इसमें ध्यान रखना कि इसका निर्माण है
वो किससे होगा? प्लूम्यूल या प्रांकुर से होगा। दूसरा इसमें आपको ध्यान रखना है कि तने पर पर्व एवं पर्व संधियां पाई जाती है। तीसरा, तने पर विभिन्न प्रकार के उपांग पाए जाते हैं, अपेंडेजेस पाए जाते हैं। तना सामान्यतया प्रकाश की तरफ जाता है, यानी पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, यानी धनात्मक प्रकाशानुवृत्ति होता है। तना गुरुत्वाकर्षण बल से विपरीत वृद्धि करता है, यानी ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है, ऋणात्मक गुरुत्वानुवृत्ति। अगला इसमें आप ध्यान रखना कि तने के शीर्ष पर पर्रो शीर्षस्थ विभज्योतक होता है। पर्रो शीर्षस्थ विभज्योतक, इसको सूट एपिकल मेरिस्टम कहते हैं। ये सूट एपिकल मेरिस्टम टर्मिनल या शीर्षस्थ पोजीशन में होता है, क्योंकि मूल की तरह इसमें कोई कैप जैसी संरचना नहीं होती है, परंतु जो रूट एपिकल मेरिस्टम है वो सब टर्मिनल या उप शीर्षस्थ स्थिति में होता है, क्योंकि उसके ऊपर रूट कैप या मूल गोप होता है। तो यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि पर्रो शीर्षस्थ विभज्योतक टर्मिनल है, शीर्षस्थ है, जबकि मूल शीर्षस्थ विभज्योतक सब टर्मिनल या उप शीर्षस्थ है। अब तने पर कौन कौन से उपांग होते हैं उसके बारे में अपन संरचना का अध्ययन करेंगे। तो तने पर सबसे महत्वपूर्ण उपांग वह लीफ है या पर्ण है। तो पहला पॉइंट इसमें आ जाएगा लीफ या पर्ण। इसको पादप का किचन या रसोई घर कहते हैं। पत्तियां या तो तने पर लगी रहेगी या शाखाओं पर लगी रहेगी। तो पत्तियों के लगने का जो व्यवस्था क्रम है, उस व्यवस्था क्रम को फिलोटैक्सी या पर्ण विन्यास कहते हैं। सामान्य रूप से ये एक स्टेम, इसके ऊपर ये एक लीफ लग गई, एक पर्ण लग गई, ये भाग इसका। तो सामान्य रूप से एक पर्ण है, उसका निर्माण पहले तो ध्यान रखना कि कहाँ पर हो रहा है। तो ये पत्तियां हैं वो पर्व संधि या जिसको नोड्स कहते हैं वहाँ पर निर्मित होती है। एक लीफ 3 भागों में बटी रहती है, जिसमें ये वाला भाग जिसके द्वारा ये तने से या शाखा से जुड़ी हुई रहती है, इसको लीफ बेस या पर्णाधार कहते हैं। दूसरा ये भाग ये पीटियोल या पर्णवृंत कहलाता है। ये चौड़ा फैला हुआ भाग, इस भाग को लीफ लैमिना या पर्णफलक कहते हैं। इसके द्वारा जुड़ेगी ये पिटियोल पर्णवृंत, इस पर्णफलक को उचित दिशा में रखेगा, जिससे पर्याप्त प्रकाश इस पर गिरता रहे। और लीफ लैमिना ये फोटोसिंथेसिस का काम करेगा, प्रकाश संश्लेषण का काम करेगा। और इसके साथ साथ पहला काम तो इसका प्रकाश संश्लेषण हो गया, और दूसरा लीफ लैमिना पर रंध्र पाए जाते हैं, जिसके द्वारा ट्रांसपीरेशन या वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। इसकी डिटेल आगे जैसे जैसे टॉपिक आते जाएंगे उसमें हम पढ़ते जाएंगे। लीफ बेस को
हाइपोपोडियम, इसको मीजोपोडियम और इसको एपिपोडियम कहते हैं। अब इस पर्णफलक में मुख्य शिरा या मध्य शिरा और पार्श्वीय शिरा है। इन सब शिराओं का व्यवस्था क्रम वेनेसन कहलाता है या शिरा विन्यास कहलाता है। दो प्रकार का आप सभी को पता है, एक रेटिकुलेट यानी जालिकावत रेटिकुलेट हो गया, और दूसरा इसमें पैरेलल या समानांतर शिरा विन्यास पैरेलल हो गया। डाइकोट में जालिकावत, मोनोकोट में समानांतर। अपवाद इसमें है, परंतु मोस्टली डाइकोट रेटिकुलेट, मोस्टली मोनोकोट, पैरेलल वेनेसन है। तो ये एक उपांग सूट सिस्टम में स्टेम पर है, पर्ण पर है। इंटरनली अगर आप इसका सेक्शन काटते हैं तो दोनों तरफ क्या होगा, इसकी एपिडर्मिस होगी और बीच में मीजोफिल या पर्ण मध्य तक। अगर डाइकोट है तो इसमें मीजोफिल डिफ्रेंशिएटेड होती है, विभेदित होती है, जिसमें पेलिसेड टिश्यू यानी खंभ ऊतक और स्पंजी पेरेन्काइमा या स्पंजी मर्दूतक इसमें होंगे। अगर मोनोकोट लीफ है तो मीजोफिल है वो अनडिफ्रेंशिएटेड या अविभेदित होता है। अगला उपांग इसमें वो ट्राइकोम का है। स्टेम पर जो रोम पाए जाते हैं उनको ट्राइकोम कहते हैं या स्टेम हेयर ट्राइकोम कहलाते हैं। ये यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। कोशिकाओं की संख्या 2-3 हो सकती है, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय हो सकते हैं। ध्यान रखना, मूल रोम हमेशा एक कोशिकीय होते हैं, ट्राइकोम एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय हो सकते हैं। फिर यहाँ पर ध्यान रखना कि एक शब्द आएगा एमरजेंसेस। ट्राइकोम एक एमरजेंसेस है, इसको उद्भूतांग कहते हैं। और उद्भूतांग का मतलब ऐसे उपांग या ऐसे अपेंडेज जिनका निर्माण या तो एपिडर्मिस या फिर कॉर्टिकल पोर्शन से होता है, वो एमरजेंसीज या उद्भूतांग कहलाते हैं। इसी तरह से आप रोज़ में गुलाब में देखते हो, गुलाब में प्रिकल्स होते हैं, सूक्ष्म तीक्ष्ण शार्प संरचना, और प्रिकल्स के अंदर यहाँ पर वेस्कुलर सप्लाई नहीं होती है, इसमें समवन स्ट्रैंड नहीं पाया जाता है। प्रिकल्स के अंदर एपिडर्मल या कॉर्टिकल सेल से निर्मित होते हैं। आप इनको हटाओगे तो ये आसानी से अलग हो जाएंगे। ट्राइकोम भी उद्भूतांग है, प्रिकल्स भी उद्भूतांग है। इसी तरह से तने पर और भी उपांग जैसे थॉर्न्स, ये भी तीक्ष्ण रिजिड संरचना है। सामान्यतया ये थॉर्न्स है, ये मॉडिफाइड स्टेम है, रूपांतरित तना है। अलग अलग कार्यों के लिए तना रूपांतरित हो रहा है, तो यहाँ पर थॉर्न भी एक मॉडिफाइड स्टेम है। इसी तरह से तने पर टेंड्रिल्स या प्रतान पाए जाते हैं जो विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, जैसे आरोहण का कार्य करना। अब इन उपांगों के अलावा भी तने पर आप देखोगे तो एक नाम आपको दिखेगा एक्सिलरी बड्स या कक्षस्थ कलिका। अब कक्षस्थ कलिका कहाँ होती है? जैसे ये लीफ है, इस लीफ की एक्सिस में यहाँ पर ये कक्षस्थ कलिका है, और इस कक्षस्थ कलिका से शाखाएं बनती है सामान्यतः। तो ये कक्षस्थ कलिका लीफ की एक्सिस में पाई जाती है। अगर शीर्ष भाग पर है कलिका तो वो टर्मिनल बड कहलाएगी, शीर्षस्थ कलिका कहलाएगी।
लीफ की एक्सिस में है तो ये कक्षस्थ कलिका कहलाएगी। इसी तरह से तने पर आपको फ्लावर या फिर पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस, पुष्पक्रम, सीड यानी बीज और फ्रूट या फल निर्मित होंगे, फल आपको दिखेंगे इस तने के ऊपर। तो अब सबसे पहले इस फ्लावर के बारे में देखते हैं, पुष्प के बारे में देखते हैं। सब जानते हैं कि जब पादप में कायिक वृद्धि, वेजिटेटिव ग्रोथ समाप्त होती है, उसके बाद पादप में रिप्रोडक्टिव ग्रोथ शुरू होती है। कायिक वृद्धि शूट एपिकल मेरिस्टम या पर्रोह शीर्षस्थ विभज्योतक के द्वारा होती है। जब पर्रोह शीर्षस्थ विभज्योतक फ्लोरल मेरिस्टम या पुष्पीय विभज्योतक में परिवर्तित हो जाता है, उस समय प्लांट में पुष्प का निर्माण होता है और पुष्प निर्माण के साथ ही ये जननिक प्रावस्था या रिप्रोडक्टिव फेज शुरू हो जाती है। इस समय रिप्रोडक्टिव फेज या जनन प्रावस्था शुरू होगी। सब जानते हैं पुष्प एक मॉडिफाइड शूट या रूपांतरित पर्रो है। रूपांतरित क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो पर्व है वो अत्यंत ही संघनित हो गए हैं, सब एक दूसरे के पास में आ गए हैं और जो पत्तियां हैं वो अलग अलग पुष्पीय भाग में परिवर्तित हो गई है, जैसे बाह्यदल पुंज, दल पुंज, पुमंग और जायांग, ये पुष्पीय भाग है जो पुष्पासन पर लगे हुए रहते हैं। तो इस कारण पुष्प एक मॉडिफाइड शूट या रूपांतरित पर्रो है। अब पुष्प जिस शाखा या डाली पर लगता है वो आपको पता है मातृ अक्ष या मदर एक्सिस कहलाता है। फिर इसमें ये शब्द ध्यान रखना, पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेसेंस। तो पुष्पावली व्रंत, पुष्पावली व्रंत, इसको पेडेंकल कहते हैं। पुष्पावली व्रंत पर पुष्पों के लगने का व्यवस्था क्रम, पुष्पों के लगने का व्यवस्था क्रम है वो इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम कहलाता है। पुष्प सिंगल हो सकता है, पुष्प पुष्पक्रम में हो सकते हैं। अगर पुष्पक्रम में है तो ये पुष्पक्रम दो प्रकार का, नंबर एक असीमाक्षी जिसको रेसिमोस कहते हैं और दूसरा ससीमाक्षी, इसको साइमोज इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, जिसकी डिटेल नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे, आगे आएगा उस समय इसकी डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ पर सीधा अर्थ ध्यान रखना, असीमाक्षी में क्या होगा कि जो पुष्पीय अक्ष है उसके शीर्ष पर पुष्प का निर्माण नहीं होता है, जिससे कंटिन्यूस पुष्पीय अक्ष की वृद्धि होती रहती है। जबकि यहाँ पर पुष्पीय अक्ष के शीर्ष पर पुष्प का निर्माण हो गया, उस कारण उसकी वृद्धि है वो सीमित हो जाती है। तो वो सीमित वृद्धि वाला ससीमाक्षी, असीमित वृद्धि वाला क्या हो जाएगा? असीमाक्षी हो जाएगा। अब पुष्प की संरचना, ये भी आपके आगे पूरा डिटेल में एम्ब्रियोलॉजी में टॉपिक है, तो वहाँ पर ये सब पुष्प की संरचना डिटेल से पढ़ेंगे। फिर शूट सिस्टम में फ्लावर और सीड के बारे में ध्यान रखना है, फ्रूट और सीड के बारे में। तो एक वर्ड आ गया यहाँ पर फ्रूट,
या फल। तो वैज्ञानिक रूप से फल क्या है? वैज्ञानिक रूप से फल है वो राइपेंट ओवरी या परिपक्व अंडाशय है। जब अंडाशय में फल में परिवर्तित हो जाता है तो उस समय अंडाशय की भित्ति है वो पेरिकार्प या फल भित्ति कहलाती है। और ये फल भित्ति 3 भागों में विभेदित रहती है। नंबर 1 एपिकार्प यानी बाह्य फल भित्ति। नंबर 2 मेसोकार्प यानी मध्य फल भित्ति। और नंबर 3 एंडोकार्प या अंत्य फल भित्ति। तो ये 3 भित्तियाँ हैं। निर्माण के आधार पर फल 2 प्रकार के होते हैं। एक ट्रू यानी सत्य फल, दूसरा फॉल्स या कूट कह दो, असत्य कह दो। यदि फल का निर्माण अंडाशय से हो रहा है तो वो सत्य फल। अंडाशय के साथ पुष्प के दूसरे भाग जैसे पुष्पासन है और कोई भी भाग अगर फल निर्माण में भाग लेते हैं तो वो क्या कहलाएगा? फॉल्स फ्रूट कहलाएगा, जैसे सेब है। और शूट सिस्टम में अंतिम आपको सीड के बारे में या बीज के बारे में ध्यान रखना है। तो आपको बताया है कि बीज लैंगिक जनन का उत्पाद है। इसके बाहर की तरफ कठोर बीजावरण होते हैं, सीड कोट होते हैं, और इसके भीतरी तरफ पादप का लघु रूप जो निलंबित संजीवन या सस्पेंडेड एनिमेशन के रूप में होता है। क्योंकि बीज में जो पादप की लघुकृति भ्रूण जो है जिसमें उपापचय क्रिया न्यून हो गई है, पादप है उसका बीज है वो सुसुप्त काल के अंदर या डोरमेंसी पीरियड में होता है। जब अनुकूल परिस्थितियाँ उपलब्ध होती है उस समय उस बीज का अंकुरण होता है, उस बीज की प्रसुप्ति भंग होगी और बीज है वो अंकुरित होगा। अब बीज के अंदर जो भ्रूण है, शुरुआत में आपको बता रखा है, पहला टॉपिक पढ़ाया उस समय कि भ्रूण के अंदर भ्रूणीय अक्ष और बीजपत्र। द्विबीजपत्री है तो बीजपत्रों की संख्या 2 और वो पार्श्वीय स्थिति में, जबकि एक बीजपत्री है तो बीजपत्र की संख्या 1 और वो शीर्षस्थ स्थिति में। अगर घास है तो उसमें एक जो बीजपत्र है उस सिंगल बीजपत्र को स्कूटेलम कहते हैं। ये शब्द ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है। ग्रासेज में या घास में जो एकल बीजपत्र है वो एकल बीजपत्र स्कूटेलम कहलाता है। फिर आगे बीज में भ्रूणपोष हो भी सकता है। भ्रूणपोष भ्रूण निर्माण में पूरा का पूरा उपभोगित हो सकता है। अगर भ्रूणपोष है तो ऐसे बीज को हम भ्रूणपोषी या एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। इसको एल्बुमिनस सीड भी कहेंगे। दूसरा ऐसे बीज जिनमें भ्रूण निर्माण के समय संपूर्ण भ्रूणपोष उपभोगित हो जाता है, उन बीजों को अभ्रूणपोषी या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। इसको एक्स एल्बुमिनस सीड कहेंगे। तो ये सब संरचनाएं सम्मिलित रूप से शूट सिस्टम या पर्रोह तंत्र में सम्मिलित है। तो इसी के साथ ही पहला टॉपिक बेसिक बॉडी प्लान ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पूर्ण होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मॉड्यूलर टाइप की ग्रोथ या मॉड्यूलर वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे।